मैं अभय कुमार इस वीडियो में 12वीं क्लास भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए पहला चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय लेकर उपस्थित हूँ। और यह टॉपिक मेरे द्वारा किए गए पिछले टॉपिक गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से संबंधित है। और ये टॉपिक भी अक्सर एग्जाम में डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें पहला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का कि विद्युत फ्लक्स क्या है या विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका सूत्र एवं एसआई मात्रा को लिखें। यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड में भी इसको पूछा जाता है और डिफरेंट राज्य के डिफरेंट बोर्ड्स में भी इसको, पूरे देश का इसको पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब होता है बहाव या अभिवाह या प्रवाह। अब यहाँ विद्युत फ्लक्स है मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बहाव। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बहाव किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत दिशा में होने को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। मतलब किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसको मैंने लिखा भी है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। संबंधित या संबद्ध आप लिख सकते हैं, या उससे गुजरने वाला संबद्ध। और यह गणितीय रूप से इसको लिख सकते हैं कि पूरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। पृष्ठ समाकलन कैसे करते हैं? पूरा जो बंद पृष्ठ है उस पर विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्र सदिश का अदिश गुणन लेकर पूरे सतह पर समाकलन कर दिया जाता है। पूरे सतह पर समाकलन का मतलब योग होता है पूरे सतह पर। तो उसके लिए पहले एक बंद पृष्ठ का एक अल्पांश क्षेत्रफल लेकर उससे गुजरने वाला फ्लक्स हम विद्युत क्षेत्राओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, उसका मान हम निकाल लेते हैं। और अल्पांश क्षेत्र, अगर एस अल्पांश एक बंद पृष्ठ है पूरा और उसका एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्र ds है, इसके अंदर में दिखाए हैं फिगर में, फिगर 2 में। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वह धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है, इधर बाएं से दाईं ओर। और ये जो अल्पांश क्षेत्र है इस पर एक अगर लंब डालेंगे, अल्पांश क्षेत्र पर एक अभिलंब डालेंगे बाहर की ओर, तो वह एक सदिश को बतलाता है और उस सदिश को कहा जाता है अल्पांश क्षेत्र सदिश। तो यहाँ अभिलंब डाले हैं। अभिलंब विद्युत क्षेत्र के ई की दिशा के लंबवत नहीं है, बल्कि अल्पांश क्षेत्र ds के लंबवत है। यह लंब जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं है, अल्पांश क्षेत्र ds के लंबवत है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तो इस दिशा में, ON दिशा में जो अभिलंब डाले हैं वह उस दिशा में एक सदिश व्यक्त होगा और उस सदिश को हम कहते हैं अल्पांश क्षेत्र सदिश, तो वह ds वेक्टर है। तो हम बतला रहे थे कि पूरे सतह पर बंद पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए पहले बंद सतह का एक अल्पांश क्षेत्र ds पर ds से गुजरने वाला, ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। और गणितीय रूप से विद्युत फ्लक्स जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E वेक्टर एवं अल्पांश क्षेत्र सदिश ds वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन। यहाँ अदिश गुणन है, यहाँ पर अदिश गुणन है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये पूरे सतह पर है, तो पूरे सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन दे करके सरफेस दे दिए, s दे दिए हैं। s का मतलब है पूरे सरफेस, मतलब पूरे पृष्ठ के लिए। यहाँ s न दे करके डबल इंटीग्रेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि यह क्षेत्रफल से संबंधित है। रेखीय समाकलन में एक ही इंटीग्रेशन होता है, पृष्ठ समाकलन में 2 इंटीग्रेशन, 2 समाकलन का चिन्ह। और अगर आयतन समाकलन होगा तो उसमें 3 ट्रिपल इंटीग्रेशन, 3 समाकलन का संकेत दे सकते हैं।
नहीं तो केवल एक समाकलन देख करके यहाँ एस लिख देंगे तो पूरे पृष्ठ पर समाकलन हो जाएगा। अगर वॉल्यूम रहता तो यहाँ पर पूरे एक ही इंटीग्रेशन देकर भी लिख देते तो पूरे वॉल्यूम पर हो जाता, लेकिन यहाँ पृष्ठ समाकलन है तो इंटीग्रेशन देकर एस लिख दिए। और ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये अदिश गुणन है, इसलिए विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। क्योंकि यह अदिश गुणन है, विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्र सदिश का अदिश गुणन है, इसलिए ये अदिश राशि है। तो पूरे सतह से जो विद्युत फ्लक्स हो गया इंटीग्रल ओवर इंटायर सरफेस एस, इंटीग्रेशन देकर के एस दे दिए नीचे में, पूरे पृष्ठ के लिए समाकलन हो गया, पूरे एस के लिए, पूरे सतह के लिए समाकलन हो गया ये ई डॉट डी एस वैक्टर। इसको लिख सकते हैं अदिश गुणन का सूत्र ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए सदिश डॉट बी सदिश इजकल टू मॉड ए का मापांक बी का मापांक इंटू कॉस थीटा होता है, तो बी कॉस थीटा, तो यहाँ भी ई का मॉड डी एस का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो इंटीग्रल मानी यहाँ समाकलन पूरे सतह पर हो गया, पूरे 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 पृष्ठ पर समाकलन, पूरे बंद तलेस के पूरे पृष्ठ पूरे सतह पर समाकलन ई डी एस कॉस थीटा हो गया सूत्र से, जहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का कोण है, जो कि फिगर चित्र 2 में दिखाया गया है, जो कि काफी क्लियर है। तो ये हो गया। तो और हम बतलाए थे कि पूरे बंद सतह को से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम उसको छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्र में बांटेंगे। तो एक अल्पांश क्षेत्र यहाँ डी एस हो गया, उससे गुजरने वाला पहले हम फ्लक्स निकाल लेंगे, उसको भी हमने लाइन खींच करके नीचे लिख दिया है। बंद तलेस के अल्पांश क्षेत्र ds से गुजरने वाला या संबद्ध विद्युत फ्लक्स डी फाई ई, विद्युत फ्लक्स का संकेत होता है फाई और कैपिटल नीचे में सफिक्स में कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ई फॉर इलेक्ट्रिक, इसलिए इसका संकेत फाई सफिक्स में ई। पूरे सतह के लिए फाई हो गया, पूरे बंद सतह एस के लिए फाई हो गया, उसका अल्पांश क्षेत्र से जो संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा वह डी फाई होगा। तो ये हो गया ई वेक्टर सूत्र से, ई वेक्टर ई सदिश डॉट बिंदु अल्पांश क्षेत्र सदिश, तो ई वेक्टर ई सदिश डॉट डी एस सदिश इक्वल टू सूत्र से अदिश गुणन का सूत्र से लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। ये हो गया अल्पांश क्षेत्र से, डी एस एस पूरे सतह का एक छोटा सा क्षेत्रफल से, इसलिए पूरे सतह से हम लेंगे तो पूरे सतह पर, पूरे बंद सतह एस पर हम पृष्ठ समाकलन कर देंगे, इसलिए पूरे बंद तल या पूरे बंद पृष्ठ कहिए एस से संबद्ध या गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई, डी फाई हो गया अल्पांश क्षेत्र से डी एस से, पूरे सतह से हो गया फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एस, डी फाई पर इंटीग्रेशन का समाकलन कर देंगे, डी फाई मतलब एक अल्पांश क्षेत्रफल, एक अल्पांश क्षेत्रफल जो है से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, और ऐसा ऐसा अल्पांश क्षेत्र बहुत सारा होगा बंद पृष्ठ के अंदर में, तो पूरे पर हो गया। अब डी फाई का वैल्यू रख दिए ई डी एस ई डॉट ई वेक्टर ई सदिश डॉट डी एस सदिश इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा ओवर द इंटायर, पूरे पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर का मतलब इंटीग्रेशन देकर एस दे दिए, ये ई डी एस कॉस थीटा हो गया। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स का सूत्र हो गया। कैसे विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो पहले अल्पांश बंद तल के अल्पांश क्षेत्रफल से सतह अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे, और उसके बाद पूरे पृष्ठ पर पृष्ठ का पूरे पृष्ठ पर पृष्ठ समाकलन दे करके जो है पूरे बंद तल से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल देंगे। और फिगर 1 में, चित्र 1 में जो है पृष्ठ एस से के लंबवत जो है गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम दिखाए हैं, विद्युत फ्लक्स को दिखाए हैं, एक एक पृष्ठ है, और इसके सतह के लंबवत जो है ये सब जो लाइन खींचे हैं ये क्षेत्र रेखाएं हैं। जो क्षेत्र रेखाएं सतह के अंदर प्रवेश करती हैं उसको ऋणात्मक माना जाता है, तब फ्लक्स हम कहेंगे ऋणात्मक है। और सतह दूसरे सतह से जो बाहर निकलेंगी जो क्षेत्र रेखाएं वो धनात्मक मानी जाती हैं। और किसी विद्युत चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है शून्य होता है, तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर सकती हैं, इसलिए हमने अंदर में चालक के अंदर में डॉटेड से उसको डॉट चिन्ह से उसको दिखाया है, माने चालक के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास नहीं करेंगी, वह सतह के लंबवत गुजरती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसको हम दिखाए हैं। क्योंकि किसी भी चालक के अंदर का जो क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र वह शून्य होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से नहीं गुजरती हैं। ये हो गया। तो सूत्र हो गया, अदिश राशि है, चूंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सदिश अल्पांश क्षेत्र सदिश के बीच में अदिश गुणन है, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम जो है विद्युत क्षेत्र का हो गया, और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर होता है। इसको लिख लें आप, एसआई मात्रक
1 नंबर में भी पूछ सकता है, नहीं तो 2 नंबर में भी विद्युत फ्लक्स के डिफिनीशन के साथ। न्यूटन प्रति कूलम हो गया विद्युत क्षेत्र का, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन कूलम -1, न्यूटन पर कूलम हो गया, मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर। चूंकि विद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक होता है E बराबर dV/dx। E जो होता है विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध है dV/dx या dV/dr। तो dV माने वोल्ट है, विभव है, विभव माने विभव का जो है दूरी के सापेक्ष अवकलन हो गया, वोल्ट हो गया, और दूरी का हो गया मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो गया, इसका यूनिट हो गया विद्युत क्षेत्र का, यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। गुने एरिया स्क्वायर है, तो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट बटा मीटर गुने मीटर स्क्वायर। ई गुने ए हो जाएगा एरिया, तो वोल्ट अपॉन मीटर गुने मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर एक पावर कैंसिल हो गया, तो वोल्ट मीटर, इसीलिए दूसरा मात्रक इसका हो सकता है। दूसरे चैप्टर में है ये संबंध पढ़ना, बतलाएंगे हम ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। ये निगेटिव होता है, E बराबर -dV/dr, मोड़ लेंगे तो दूरी के बढ़ने की दिशा में, दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है, या विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान जो है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है, यही निगेटिव यहाँ जो साइन है ये बतलाता है। वोल्ट मीटर, तो इसका दूसरा मात्रक हो गया फ्लक्स का वोल्ट मीटर, और पहला मात्रक हो गया वोल्ट मीटर Vm, संकेत में इसको लिखते हैं Vm, और पहला मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति कूलम हो गया विद्युत क्षेत्र का, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, या वोल्ट मीटर Vm होता है। और इसका बीमीय सूत्र हो गया विद्युत तीव्रता का बीमीय सूत्र गुणे क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र। ये ब्रैकेट संकेत के अंदर, बीमा को ब्रैकेट संकेत से दिखाते हैं कि अंदर करके, बीमा का संकेत ब्रैकेट है, तो इसलिए विद्युत तीव्रता का सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का विद्युत तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, तो विद्युत तीव्रता का बीमा गुणे क्षेत्रफल की बीमा। अब विद्युत तीव्रता का होता है जो बीमा होगा mLT-3A-1, और क्षेत्रफल का L का पावर 2, यहाँ L का पावर 1 है, तो टोटल दोनों को टर्म को एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो L का पावर 1 L का पावर 2, यहाँ दोनों ऐड हो जाएगा, तो mL का पावर 3 T-3A-1, तो ये इसका बीमीय सूत्र भी हो गया। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, उसका सूत्र क्या है। विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है, संकेत फाई होता है, एसआई मात्रक, और यहाँ विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र। तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित ये सारी चीज़ को आप नोट कर लें, और विद्युत फ्लक्स से संबंधित जो भी चीज़ है वह जो है आपका हो गया। तो ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इसके बाद हम करेंगे गॉस का प्रमेय, और गॉस के प्रमेय पर एक जो है उससे एक निष्कर्ष भी है, डिडक्शन, वो भी करेंगे। अब गॉस का प्रमेय, गॉस जर्मनी के एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने किसी बंद तल के अंदर स्थित आवेश और विद्युत फ्लक्स के बीच में एक संबंध प्राप्त किया, जिसको गॉस का प्रमेय कहा जाता है। और गॉस का प्रमेय के अनुसार हवा या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर स्थित आवेश या आवेशों के योग का 1/ε0 गुना होता है, जिसको हमने लिखा भी है। हवा या निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, जिसका संकेत फाई है, उसके अंदर स्थित आवेश या आवेशों का योगफल, अगर एक से ज़्यादा आवेश है तो आवेश का योगफल लेंगे, और एक बिंदु आवेश है तो केवल उस आवेश का 1/ε0 गुना हो जाएगा, का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू 1/ε0 गुना
उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर स्थित आवेश एक ही आवेश लिया गया है Q, तो इस आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसको ε0 कहा जाता है, जिसे निर्वात या शून्य की परावैद्युतता या विद्युतशीलता कहा जाता है। और इसका मान ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए ये हो गया फाई = Q/1 1/ε0 गुना Q हो गया, अंदर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना, तो दैट इज Q/, अर्थात Q/ε0, जब बंद पृष्ठ के अंदर केवल एक बिंदु आवेश Q स्थित है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आवेश हो बंद पृष्ठ के अंदर, अनेक आवेश हो सकते हैं। जब अनेक आवेश होगा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो उन सभी आवेशों का योग ले लेंगे। अगर Q1 Q2 Q3 बहुत सारे आवेश हैं तो सिग्मा ओवर Q1 + Q2 + Q3 सो ऑन, इसी ढंग से आगे भी और भी आवेश हों तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा Q बटा ε0 नीचे लिख देंगे। ये अनेक बिंदु आवेशों के लिए हो गया जो कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होगा तब। तो इसी को गॉस का प्रमेय कहा जाता है। और ये जो है गॉस का प्रमेय किसी बंद तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या बंद तल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई और उसके अंदर स्थित आवेश Q के बीच में संबंध बतलाता है। तो इसी संबंध को बतला देने के लिए गॉस ने इस प्रमेय को दिया। और इसका अनुप्रयोग तो बहुत सारा है, जो कि कुछ अनुप्रयोग, 4 अनुप्रयोग हम देख भी चुके हैं पिछले भाग में, पिछले टॉपिक में। अब इसको प्रूव कर सकते हैं। और उसके पहले हम ये बता दें कि ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, काफ़ी पूछा जाता है कई बार डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे कि इसको प्रश्न रहेगा गॉस का प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट 1 नंबर का रहेगा या 2 नंबर का, प्रूफ जो है आपका या तो 3 नंबर या 4 नंबर का, जैसे भी हो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तब इसको हम प्रमाणित कर रहे हैं। और प्रमाणित करने के लिए क्या किए हैं, बंद तल S लिए हैं जिसके अंदर एक बिंदु आवेश +Q है और वो बिंदु पर स्थित है, और इससे r दूरी पर बंद तल का एक अल्पांत क्षेत्र ds ले लिए हैं। तो इस पर कोई बिंदु P है, अल्पांत क्षेत्र पर स्थित ds पर बिंदु P है जिसकी दूरी बिंदु आवेश से r है, जो कि दिखाया गया है। अब यहाँ पर +Q बिंदु आवेश जो है अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो उसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जिसकी दिशा इसके सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। उन्हें बतलाया था अनुप्रयोगों में भी, गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग सब में, अनुप्रयोगों में भी, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है किसी आवेशित चालक के सतह के लंबवत बाहर की ओर निर्दिष्ट होती है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है। और यहाँ पर Pn एक लंब डाले हैं जो कि अल्पांत क्षेत्र पर डाला गया अभिलंब है। ये जो लंब है Pn वह विद्युत क्षेत्र के नहीं है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत नहीं है, बल्कि ये अल्पांत क्षेत्र ds पर लंबवत है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। और इसी दिशा में हम विद्युत क्षेत्र से, इसी दिशा में अल्पांत क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, पहले अल्पांत क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स हम इसी दिशा में, अभिलंब की दिशा में, Pn की दिशा में, ये हम ज्ञात कर लेंगे, निकाल लेंगे। और उसके बाद जो है इंटीग्रेशन करके, मतलब इंटीग्रेशन माने समाकलन करके, माने सिग्मा का उपयोग करके, इंटीग्रेशन माने समाकलन का समेशन होता है, योग होता है। तो पहले अल्पांत क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल लेंगे और पूरे सतह पर इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे बंद सतह से संबद्ध या गुजरने वाला फ्लक्स निकल जाएगा, जो कि गॉस का प्रमेय है, जो कि फ्लक्स और ये जो उसके अंदर स्थित आवेश है उसके बीच में संबंध बतलाता है। तो यहाँ पर जो लंब डाले हैं P बिंदु पर, अल्पांत क्षेत्र ds से होगा, ds के P बिंदु पर लंब डाले हैं। तो इस अभिलंब की दिशा में हम बताए थे कि अल्पांत क्षेत्रफल पर लंब डालेंगे तो उस दिशा में एक सदिश निरूपित होता है, और वह सदिश है क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर, जो कि E की दिशा से थीटा कोण बनाता है। इसलिए अब P बिंदु पर पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए क्या करना होगा, उस पर एक बिंदु आवेश P बिंदु पर इकाई धन आवेश रखना होगा, उस पर लगने वाला बल जो होगा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बतलाएगा, जो कि ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये बिंदु आवेश +Q के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु जो अल्पांत पर है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जिसकी दिशा बाहर की ओर है, और उसका मान हो गया इतना 1/4πε0 Q/r²। और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी पृष्ठ के लंबवत, माने पृष्ठ के लंबवत, जो बंद पृष्ठ है उसके लंबवत जो है बाहर की ओर होगी। यहाँ पर पृष्ठ का अल्पांत क्षेत्र अभी फिलहाल है
यहाँ पर लिए हैं एक, ऐसा ऐसा बहुत सारा अल्पांश क्षेत्र हो सकता है। अब विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है कि डी फाई जो होता है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र जो होता है फाई इक्वल टू विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश का अदिश गुणन होता है। लेकिन अल्पांश क्षेत्र से हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो अल्पांश क्षेत्र से विद्युत फ्लक्स जो होगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर ई सदिश और डी एस सदिश दोनों का अदिश गुणन होगा, तो उसको लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा अदिश गुणन का सूत्र से। और ई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, ई का वैल्यू यहाँ लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर स्थित अल्पांश पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अब ई का मान यहाँ से इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। अब इसको जो है ये, इसलिए ये अल्पांश क्षेत्र से हो गया, ये जो है बंद तल एस का अल्पांश क्षेत्र जो लिए हैं घेर करके, छोटा सा घेरा में लिए हैं, इससे गुजरने वाला फ्लक्स हो गया, उससे संबद्ध फ्लक्स हो गया। अब हमको पूरे सतह से निकालना है, पूरे सतह से जिसके अंदर क्यू आवेश है, तो इसलिए पूरे बंद पृष्ठ से गुजरता कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो गया इक्वल टू बराबर का चिन्ह दे करके इंटीग्रल ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन का संकेत पूरे पृष्ठ पर है, सतह पर है, इसलिए नीचे में एस दे दिए डी फाई, और डी फाई का वैल्यू यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा यहाँ पर रख दिए हैं। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये जो है नियत राशि है, इसलिए इंटीग्रेशन से जो नियत राशि होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन से नीचे के स्टेप में बाहर कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को, तो अंदर हो गया बचा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बचा, और उसके जगह हमने सीधे डी ओमेगा लिख दिया, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के जगह सीधे डी ओमेगा लिख दिए, जो कि अल्पांश क्षेत्र डी एस के द्वारा यहाँ बिंदु या बिंदु आवेश प्लस के ऊपर बना ठोस कोण है, जिसको यहाँ दिखाए हैं डी ओमेगा से, इसको डी ओमेगा पढ़ा जाता है, ठोस कोण का संकेत डी ओमेगा, यहाँ अल्पांश क्षेत्र के द्वारा, अल्पांश क्षेत्र डी एस के द्वारा वो बिंदु पर बना ठोस कोण डी ओमेगा होगा। तो डी एस कॉस थीटा के जगह सीधे हमने लिख दिया डी ओमेगा, यहाँ लिखे हैं डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा हो गया अल्पांश क्षेत्र डी एस द्वारा जो है वो बिंदु पर बना ठोस कोण, इसको आप नोट कर लें। एवं इंटीग्रल डी ओमेगा जो होगा वो 4 पाई हो जाएगा। इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब हो गया कि पूरे बंद तल के जितना, इसमें बहुत सारा अल्पांश होगा तो सभी अल्पांशों के कारण जो है, मतलब पूरे बंद तल के कारण जो है वो बिंदु पर बना कोण हो गया, या बंद तल के सभी अल्पांशों के कारण जो है वो बिंदु पर बना कुल ठोस कोण वो होता है 4 पाई होता है, क्योंकि ठोस गोले का जो क्षेत्रफल होता है पूरा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए पूरा जो ठोस कोण होगा वह जो है आपको 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पर ठोस कोण 4 पाई हो जाएगा, यहाँ कुल ठोस कोण 4 पाई हो गया, तो इंटीग्रल डी ओमेगा की जगह 4 पाई लिख दिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बच गया क्यू अपॉन 1/0 गुने क्यू, जो कि गॉस का प्रमेय है, ही ऊपर स्टेटमेंट लिखे हैं फाई इक्वल टू 1/0 क्यू अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यही आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है ही, जो कि गॉस का प्रमेय है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित हुआ, यही गॉस का प्रमेय है, जो कि विद्युत फ्लक्स और उसके अंदर स्थित किसी बंद तल से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और उसके अंदर स्थित आवेश के बीच में संबंध बतलाता है, और यह बतलाता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या बंद तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर स्थित आवेश का या आवेशों के योग का, यहाँ तो एक ही आवेश है तो आवेश होगा, उसका 1/0 गुना होता है। तो इस प्रकार गॉस का प्रमेय का स्टेटमेंट, उसका फॉर्मूला और यहाँ पर उसका प्रूफ भी हो गया। अब इससे एक डिडक्शन मिल सकता है, इससे एक निष्कर्ष मिल सकता है कि गॉस का प्रमेय से कूलॉम का नियम को प्राप्त करें, वो अब हम करने जा रहे हैं बोर्ड को साफ करने के बाद। अब गॉस का प्रमेय से एक निष्कर्ष, डिडक्शन, गॉस का प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम प्राप्त करना, और इसके लिए एक बिंदु आवेश प्लस क्यू लिए हैं, प्लस Q1 बिंदुओं पर लिए हैं, और इससे r दूरी पर हवाई निर्वात में स्थित दूसरा कोई बिंदु P है, जहां पर कि एक धनात्मक जांच आवेश प्लस Q2 रखा गया है, प्लस Q2 पर बिंदु आवेश प्लस Q1 से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां एक धनात्मक जांच आवेश प्लस Q2 रखा गया है उस पर। अब ये धनात्मक जांच आवेश प्लस Q0, इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसका विद्युत क्षेत्र होगा जिसकी दिशा P
P बिंदु पर बाहर की ओर होगी, और P बिंदु से होकर, इसके लिए P बिंदु से होकर के कूलॉम का नियम प्राप्त करने के लिए P बिंदु से होकर के, चूंकि गॉस का प्रमेय लागू करना है, तो गॉस का प्रमेय तभी लागू होता है जब आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर हो। तो P बिंदु से होकर एक बंद पृष्ठ लेना जरूरी है। यहाँ पर P बिंदु से होकर जितनी दूरी पर P बिंदु है r दूरी पर, उतनी ही त्रिज्या का एक P बिंदु से होकर के गॉसीय पृष्ठ लिए हैं। गॉसीय पृष्ठ लिया जाता है या आभासी गोला लिया जाता है S है, जिसके सतह पर जो है P बिंदु होगा और उस पर जांच आवेश, धनात्मक जांच आवेश प्लस Q2 होगा, जिसको कि प्लस Q आवेश बिंदु आवेश जो है विकर्षित करेगा। तो विकर्षण बल की दिशा भी बाहर की ओर, बाईं से दाईं ओर, और P बिंदु पर तीव्रता की दिशा वही होती है जो कि बल की दिशा होती है, तो उसकी तीव्रता की दिशा भी बाहर की ओर ही है। अब गॉस का प्रमेय से होता है कि गॉसीय तल से संबद्ध जो यहाँ पर जो है E वेक्टर, और यहाँ एक छोटा सा P बिंदु के गिर्द, P बिंदु पर जो है P बिंदु के गिर्द या P बिंदु पर अल्पांश क्षेत्र S का पूरा जो आपका गॉसीय तल है, गॉसीय पृष्ठ या आभासी गोला है, उसका एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिए हैं ds, और ds पर लंब डालेंगे तो हम कई बार बताया कि ds पर डाला गया जो अभिलंब होगा तो एक सदिश को देता है जो अल्पांश क्षेत्र सदिश है। ds वेक्टर अल्पांश क्षेत्र सदिश है, अल्पांश क्षेत्र ds पर डाला गया अभिलंब की दिशा में। तो यहाँ पर P बिंदु पर E वेक्टर और ds वेक्टर की दिशा, E सदिश और ds सदिश की दिशा समान है, इसलिए दोनों के बीच का कोण जो होगा E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण थीटा = 0 डिग्री हो जाएगा। अब गॉस का प्रमेय हम अप्लाई कर देते हैं, उसका उपयोग करते हैं कि गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध या गुजरने वाला कुल जो फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स फाई = इंटीग्रल ओवर द इंटायर सरफेस, माने पूरे सतह पर, पूरे गॉसीय तल के सतह पर समाकलन होगा। और यहाँ चूंकि गॉसीय सतह गोलाकार है, इसलिए यहाँ पर एस न लिख करके इंटीग्रेशन दे करके यहाँ इसको पूरा सर्किल दे दिए हैं। पूरा सर्किल का मतलब पूरे गोले पर समाकलन हो गया। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर = ये फाई का माने विद्युत फ्लक्स का सूत्र हो गया। और गॉस का प्रमेय कहता है कि उसके अंदर स्थित आवेश, विद्युत फ्लक्स जो है उस बंद सतह के अंदर स्थित आवेश Q1 का 1/ε0 गुना होगा, तो Q1/ε0 हो गया। और ई डॉट दोनों माने फाई बराबर फार्मूला से इतना हो गया, और गॉस का प्रमेय से Q1/ε0 हो गया विद्युत फ्लक्स, ये आभासी गोला S या गॉसीय तल से गुजरने वाला। और इसको लिख सकते हैं अदिश गुणन है चूंकि ई वेक्टर और ds वेक्टर का, तो समाकलन पूरे गोले पर, पूरे सतह पर, बंद सतह पर ई ds cos थीटा, तो थीटा तो 0 हो गया, दोनों के बीच ई वेक्टर और ds वेक्टर की तरह समान है, तो cos 0 = Q1/ε0 गॉस का प्रमेय से ये। और चूंकि गॉसीय तल जो है गोला है, तो गोला की दूरी बिंदु आवेश से, गोला के प्रत्येक बिंदु की दूरी, गॉसीय तल के प्रत्येक बिंदु की दूरी बिंदु आवेश प्लस Q1 से समान होगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी गॉसीय तल के प्रत्येक बिंदु पर, गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर नियत होगा। तो नियत चीज को हम बाहर कर लिए हैं, कैपिटल E को बाहर कर लिए, विद्युत तीव्रता को, इंटीग्रेशन ओवर समाकलन पूरे पृष्ठ पर ds cos 0 होता है = Q1/ε0, और पूरा एक ds अल्पांश क्षेत्रफल जो है गॉसीय पृष्ठ का, एक अल्पांश क्षेत्रफल ds है। यहाँ पर पूरे सभी उसके जितने भी अल्पांश क्षेत्र होगा सबका योग होगा, माने पूरे गॉसीय तल का क्षेत्रफल होगा, माने पूरे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। गोले का क्षेत्रफल आप जानते हैं 4πr², इसको आप लिख लें, इंटीग्रल बराबर = 4πr², ये 4πr² हो गया। तो E × इंटीग्रल ओवर समाकलन पूरे पृष्ठ पर ds = 4πr² = Q1/ε0। इसलिए गॉसीय तल के P बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान निकल गया 1/4πr² से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 1/4πε0 Q1/r²। यही P बिंदु पर तीव्रता निकल गई। लेकिन हमको कूलॉम का नियम प्राप्त करना है, इसमें दो आवेशों के बीच में बल क्रियाशील होता है, बल का मान निकाला जाता है। तब यहाँ पर Q2 आवेश कितना बल का अनुभव करेगा, तो Q2 आवेश जो कि बिंदु आवेश प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो कोई आवेश अगर Q विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस आवेश का मान जो होगा उसमें विद्युत क्षेत्र से मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। तो यहाँ पर P बिंदु पर जो बिंदु आवेश प्लस Q2 है उसके द्वारा जो क्रियाशील, उसके द्वारा जो बल अनुभव होगा बिंदु आवेश प्लस Q1 के कारण, अब वह विकर्षण बल होगा जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, बाहर की ओर। तो उसका मान जो हो जाएगा F = Q2, क्योंकि जांच आवेश Q2 अनुभव करेगा
Q1 के विद्युत क्षेत्र में होने से, तो Q2 मल्टीप्लाइड बाई ई कैपिटल ई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है P बिंदु पर, तो Q2 और ई का वैल्यू यहाँ से रख दिए समीकरण 2 से 1/4πε0 Q1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही जो है कूलॉम का नियम है जो कि दो आवेशों के बीच में Q1 और Q2 जो r दूरी पर स्थित है निर्वात में या हवा में, उनके बीच क्रियाशील बल का मान देता है। तो ये कूलॉम का नियम है जो कि डायरेक्शन भी प्राप्त हो गया। तो ये हो गया डायरेक्शन। अब एक दो शॉर्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल जो है छोटा सा, इस पर वहीं पर लास्ट करते हैं इसको। अब गॉस के विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय पर आधारित कुछ लघु उत्तरीय आंकिक प्रश्न जो कि 2 अंक स्तर का है और ये पूछा जाता है अक्सर डिफरेंट बोर्ड्स में। तो पहला है कि दिए गए गॉसीय पृष्ठ, यहाँ गॉसीय पृष्ठ है, इसके अंदर में 3 बिंदु आवेश है, -q एक बिंदु पर, दूसरा +2q और तीसरे बिंदु पर फिर -q। तो इस गॉसीय तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मालूम करना है गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। तो पहले इसके अंदर कुल आवेश हम निकाल लेंगे, तब गॉस का प्रमेय, चूंकि गॉस का प्रमेय विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में, बंद तल के अंदर स्थित आवेश के बीच में संबंध बतलाता है, तो इसलिए इसमें कुल गॉसीय तल के अंदर स्थित कुल आवेश निकाल लें। गॉसीय तल पृष्ठ स्थित कुल विद्युत आवेश इक्वल टू -q, सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, तीनों बिंदुओं पर जो आवेश है, -q +2q -q -q -2q +2q 0 हो गया। अब गॉस का प्रमेय से विद्युत फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आवेश ही 0 है, इसलिए गॉस का प्रमेय से जो फ्लक्स होगा गॉसीय पृष्ठ से, गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा ओवर क्यू, ये कुल आवेश है, सिग्मा क्यू आप निकाले हैं, सबको जोड़ दिए हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू चूंकि 0 हो गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, और यही आपका उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया +0। अब दूसरा जो लघु उत्तरीय आंकिक प्रश्न है वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है या गॉसीय पृष्ठ है, उसके अंदर -+q आवेशों के निकाय का, मतलब -q और +q 2 आवेशों से बना हुआ एक निकाय है, उसका एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। देखिए यहाँ गोले के अंदर में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है गोले का, और यहाँ एक विद्युत द्विध्रुव है, एक बिंदु पर -q आवेश, दूसरे पर +q आवेश है। तो इस गोले से संबद्ध कितना, ये जो गोला है इससे संबद्ध कितना कुल विद्युत फ्लक्स होगा ये निकालना है। ये क्वेश्चन 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कई बार पूछता है डिफरेंट बोर्ड्स में कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव किसी गोले के अंदर रखा हुआ है तो उससे निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो वहाँ भी यही आंसर होगा, 0 होगा, इसलिए कि कुल आवेश जो होगा पहले हम निकाल लेते हैं गोले के अंदर, -q +q बराबर 0 हो गया। तब गॉस का प्रमेय अप्लाई कर दिए जैसे कि पहले प्रॉब्लम में किए थे। लिखिए गोले के अंदर स्थित कुल आवेश, गोले के अंदर स्थित कुल आवेश, डाइपोल का एक आवेश -q है, दूसरा +q है, +q -q 0 हो गया, इसलिए गॉस का प्रमेय से गोले से संबद्ध
या गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू। यहाँ चूंकि एक से अधिक आवेश है, दोनों आवेश का जोड़ है, तो सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू दोनों विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों का योग, एक पर माइनस क्यू दूसरे का प्लस क्यू, जीरो हो गया है, तो इसलिए सिग्मा क्यू की जगह जीरो लिख देंगे। जीरो अपॉन इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया जीरो ही, इससे भी जीरो होगा। यही अगर डाइपोल, अगर दूसरा प्रश्न अगर कर दें, किसी घन के अंदर रखा हुआ है, मान लिया कि 2 सेंटीमीटर का घन है, उसके अंदर डाइपोल रखा हुआ है, विद्युत ध्रुव रखा हुआ है, तो उसका भी वही आंसर होगा। गोला हो चाहे किसी भी आकृति का गौसीय तल हो, उसके अंदर डाइपोल अगर है तो उसका कुल आवेश जीरो हो जाएगा, और जीरो होने से फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये कुछ जो है कुछ वस्तुनिष्ठ आंकिक प्रश्न था, या ऑब्जेक्टिव, ये प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है कि कोई गौसीय तल के अंदर विद्युत ध्रुव है तो उससे फ्लक्स कितना होगा, ये हो गया। अब जो है गॉस के प्रमेय पर आधारित और उसके अनुप्रयोग पर आधारित मैंने पार्ट 3 में जो पहला चैप्टर का इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम से जो हमने पढ़ाया है, उसका पार्ट 3 में काफ़ी हिसाब है, उसमें कई हिसाब है, उसमें 8-10 प्रॉब्लम है, कब से 8 से 10 प्रॉब्लम होगा लगभग। उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल में तो पोर्शन में तो मैथमेटिकल पार्ट में तो ज़्यादा हिंदी और अंग्रेजी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, वो तो सेम होगा, उतना आप कर सकते हैं। तो उसको आप देखिएगा। गॉस के का अनुप्रयोग पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है, माने न्यूमेरिकल का आंकिक प्रश्न का पार्ट 3 हमने जो पढ़ाया है, इस चैप्टर के पहले चैप्टर के लास्ट में जो पढ़ाया था, उसका तीसरा पार्ट आप देखेंगे। दूसरा पार्ट में भी एक आध मिलेगा, लेकिन तीसरा पार्ट में काफ़ी हिसाब है, जो कि केवल गॉस का प्रमेय उसके अनुप्रयोग पर आधारित है, जो कि ज़्यादातर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही है। तो उसको भी किया हमने, तो उसको आप जरूर देखेंगे, उससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।